हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया है और आज से एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी हम शुरू करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 शुरू करेंगे। मैंने क्लास 8 हिस्ट्री और जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल भारतीय लोग होते और वे ही डिसाइड करते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ये मांग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और जोर पकड़ ली और अंततः 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मतलब संविधान को बनाया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. 150 साल के ब्रिटिश रूल के बाद भारतीय लोगों को अपना फ्यूचर, अपना डेस्टिनी तय करने का मौका मिला था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, जो आदर्श सामने आए थे, उनको ध्यान में रखते हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अपने काम को पूरा किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को
ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। There was an extraordinary sense of unity amongst the member of the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनमें एकता की भावना जबरदस्त थी। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उन सभी प्रोविजंस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने डिस्कशंस किया और सबके सहमति के साथ सभी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते थे। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन द चैप्टर। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल दुनिया के ज्यादातर देशों में अपना खुद का संविधान है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं यानी लोकतांत्रिक देश हैं उनका अपना संविधान होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश का अपना संविधान है वो देश लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक हो। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or, put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. Constitution उन आदर्शों को, उन आइडियल्स को सामने रखता है जिसके अनुसार हम अपना देश चलाना चाहते हैं। संविधान हमें बताता है कि हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा होना चाहिए। एक पर्टिकुलर देश के संविधान में वही लिखा होता है जो उस देश के नागरिक चाहते हैं, उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं। पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. एक देश में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, उनके बीच बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, वे सब सेम बिलीफ शेयर करते हैं, बट कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जहां पे वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं।
देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. संविधान में वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जिसके बेसिस पे देश को चलाया जाएगा, और उन नियम कानून को देश के नागरिक मानते हैं। वो तैयार है कि इन रूल्स, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम चलेंगे। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये नहीं लिखा रहता कि गवर्नमेंट किस प्रकार की होगी। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में उन आदर्शों को भी लिखा गया है, उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को भी लिखा गया है जिसके बेसिस पे देश को चलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, एक्सेट्रा। इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। Ideal, a goal or a principle in its most excellent or perfect form. जब कोई गोल या प्रिंसिपल अपने बेस्ट फॉर्म में होता है, परफेक्ट होता है, तो उसे आइडियल कहते हैं। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, तो उसे आदर्श कहा जाता है। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। The people of Nepal have recently approved an interim constitution. नेपाल के लोगों ने हाल ही में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया है। नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। The question arises that when Nepal already had a constitution, why did it need a new constitution? सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? The reason for this is that till some time ago, Nepal was a monarchy. The king ruled there. नेपाल में पहले से ही संविधान था, फिर भी नेपाल के लोगों ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूरी दी, क्योंकि नेपाल में पहले मोनार्की था, यानी राजतंत्र था, राजा का शासन था वहां पे। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. नेपाल में जो पिछला संविधान था,
जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, उसमें कहा गया था कि फाइनल अथॉरिटी राजा के पास है, मतलब फाइनल डिसीजन राजा का होगा। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. पिछले कई दशकों में नेपाल में पीपल्स मूवमेंट हुआ है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर 2006 में फाइनली नेपाल के लोगों को सफलता हासिल हुई और राजा की सत्ता को खत्म करने में उन्हें कामयाबी मिली। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनांदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। अब जब राजा की सत्ता समाप्त हुई तो नेपाल के लोगों को अपना नया संविधान लिखना था ताकि नेपाल में डेमोक्रेसी लाया जा सके। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. नेपाल के लोग पिछले संविधान के साथ आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते थे क्योंकि नेपाल के लोग जिस तरीके से अपने देश को चलाना चाहते थे वो उस संविधान में नहीं था। वो आदर्श नहीं थे जिनके द्वारा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहते थे। डेमोक्रेसी में लोग डिसाइड करते हैं कि वे कैसे रहना चाहते हैं, तो इन वजहों से उन्हें नया संविधान लिखना पड़ा। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. जैसे फुटबॉल के गेम में रूल्स के चेंज होते ही गेम में भी चेंज आ जाता है, उसी तरह से जब मोनार्की खत्म हुआ और डेमोक्रेसी को नेपाल में एस्टैब्लिश किया जाना था तो नया संविधान लिखना जरूरी था। नए रूल्स, नए प्रिंसिपल्स लिखने जरूरी थे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल adopted a new constitution for the country in 2015. इन्हीं वजहों से 2015 में नेपाल के लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत संघर्ष किया है। नेपाल में
लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। देयर वॉज ए पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. 1990 में हुए पीपल्स स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि 12 साल तक चला था, यानी 2002 तक। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक, यानी 12 साल कायम रही। In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। The king then finally took over as the head of government in February 2005. फरवरी 2005 में नेपाल के राजा ने शासन की पूरी बागडोर को खुद संभाल लिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. नवंबर 2005 में माओइस्ट ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किया और 12 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन किया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। This agreement signaled to the larger public an imminent return to democracy and peace. इस एग्रीमेंट से लोगों को लगा कि उन्हें डेमोक्रेसी वापस से मिल जाएगी और नेपाल में शांति स्थापित हो जाएगी। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. 2006 में डेमोक्रेसी की मांग में पीपल्स मूवमेंट बहुत जोर पकड़ चुका था। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally, in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. पहले राजा छोटे मोटे कंसेशंस देता था लोगों को मूवमेंट को खत्म करने के लिए, लेकिन जब लोग नहीं माने तो 2006 में राजा ने थर्ड पार्लियामेंट को रिस्टोर किया और पॉलिटिकल पार्टीज को बोला सरकार बनाने के लिए। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया और मोनार्की को खत्म कर दिया गया। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. Constitution का सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करना। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को
तय करना। फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his councils of minister। पहले नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा था कि नेपाल में शासन की बागडोर राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होगी और वो अपने हिसाब से शासन करेंगे। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कंस्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies। जिन कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को चुना है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है, वहां संविधान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि संविधान में वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस लिखे होते हैं जिनके हिसाब से देश के शासन को चलाया जाएगा। कोई अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाएगा। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। पॉलिटी, अ सोसाइटी दैट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का मतलब होता है ऐसा सोसाइटी जहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड हो, रूल्स और रेगुलेशन से चले। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। राज्य व्यवस्था, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf। डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा, फिर वही लीडर्स हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं और अपने पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज करते हैं। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this। लेकिन इस बात की संभावना बनी रहती है कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, जो लीडर होगा हमारा, वो अपने पावर का मिसयूज करे। अगर ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स हैं जिससे वैसे लीडर्स को गलत काम करने से रोका जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस डालता है। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। दिस मिसयूज ऑफ पावर by politicians can cause great injustice to the people। जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जब वो अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं, तो ये आम लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में संविधान में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सेफ गार्ड होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स को पावर का मिसयूज करने से
रोकते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। In the case of the Indian Constitution, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से सेफगार्ड्स, ऐसे बहुत से रूल्स फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में हैं। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। देश के किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज का ध्यान रखता है और वो है माइनॉरिटीज का ध्यान रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि एक डोमिनेंट ग्रुप या मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटीज को परेशान न करे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स, ऐसे सेफगार्ड्स दिए गए हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं जिसमें मेजोरिटी सिर्फ अपना फायदा सोच के डिसीजंस ले और माइनॉरिटीज को हर चीज से बाहर रखे। तो ऐसे कंडीशन में माइनॉरिटीज को नुकसान होता है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Constitution में ऐसे सेफगार्ड्स होते हैं, ऐसे नियम होते हैं जिसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मेजोरिटीज को जो राइट्स मिले हैं वो राइट्स माइनॉरिटीज को भी मिले। माइनॉरिटीज को किसी भी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो मेजोरिटीज के पास अवेलेबल हो। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है।
Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. मेजॉरिटी माइनॉरिटीज को परेशान ना करे, डोमिनेट ना करे, इस बात का ध्यान रखने के लिए भी संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान में ही वो रूल्स एंड सेफगार्ड्स हैं। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। टायरनी, द क्रूएल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और ऑथोरिटी। टायरनी का मतलब होता है ऑथोरिटी का, पावर्स का मिसयूज करना और लोगों को परेशान करना। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी dominating another, that is, inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, that is, intra-community domination. एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को परेशान कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है, इसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। कभी कभी सेम कम्युनिटी में भी मेजॉरिटी पीपल माइनॉरिटी को परेशान कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. Constitution क्यों होना चाहिए? इसका थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम खुद को खुद से बचा सकें। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests, that the Constitution helps us guard against this. Constitution हमें खुद को अपने आप से बचाता है। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज साउंड कर सकता है, मगर इसका मतलब है हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देख के अपना लॉन्ग टर्म नुकसान ना कर ले। संविधान इस बात को इंश्योर करता है। ये बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. संविधान ऐसे डिसीजन लेने से भी हमें रोकता है जिसमें हम उन प्रिंसिपल्स को, उन आइडियल्स को ठेस पहुंचा सकते हैं जिनके बेसिस पे हमारा संविधान तैयार हुआ है, जिनमें देश आस्था रखता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। फॉर एग्जाम्पल, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. डेमोक्रेसी में हो सकता है लोग ऐसा मानने लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स के वजह से देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उन्हें लग सकता है
कि एक ऐसे डिक्टेटर की हमें जरूरत है जो देश के डेवलपमेंट के लिए काम करे और शासन व्यवस्था को अच्छा कर दे। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. अगर लोग ऐसी भावनाओं में बहकर डिक्टेटर रूल स्थापित कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में लोगों को ही नुकसान होगा। डिक्टेटर रूल लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, तो संविधान ऐसा करने से हमें रोकता है। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देश के बेसिक स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देता, उसको सेफ करके रखता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, जो फ्रीडम मिला है, संविधान उन अधिकारों की, उस स्वतंत्रता की रक्षा करता है ताकि कोई नागरिकों से उनका अधिकार ना छीन सके। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic societies. Constitution एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled castes get some safeguards in the draft constitution. डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उनके पार्टिसिपेशन से शेड्यूल कास्ट को संविधान में कुछ सेफगार्ड्स मिले हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। But he also stated that although the laws might exist, scheduled castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही संविधान में कानून बन गए हों, लेकिन अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बेफिक्र ना हो, क्योंकि इन कानूनों का एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अपर कास्ट हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। He therefore urged scheduled castes to join the government as well as the civil services. इसलिए
उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे और उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।